ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज लेस देन 100 आवर्स। एक एजम्पशन है कि एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो लेंथ है, लाइफ है, वो 100 आवर्स से कम होगी। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। इट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? Testing of hypothesis is a procedure which enable us to decide on the basis of sample data whether to accept or reject a statement which may or may not be true. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम किसी स्टेटमेंट को हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको फेवर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा। फर्ज किया, अभी जो उसने कहा है कि मोर देन 70% वोटर आर इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, क्या इसकी बात ठीक है या उसकी बात गलत है? इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे इस बात को, इसको कि वेदर ये जो बात कर रहा है बंदा एक ख़ास चीज़ के मुतल्लिक ये ठीक कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है या गलत है, ये क्या ये बात कितने हद तक दुरुस्त है। इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए जो प्रोसीजर इख्तियार करेंगे उसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहेंगे। इसलिए हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उस स्टेट पॉपुलेशन की स्टेटमेंट, उसको हम लोगों ने चेक करना होगा सैंपल की वैल्यू, सैंपल की ऑब्जर्वेशन से जो कि हमें गिवन होंगी। क्लियर? अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारा वास्ता दो किस्म के हाइपोथेसिस से पड़ता है। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और एक को हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब देखिए, नल हाइपोथेसिस क्या क्या कहता है? A numerical statement about the distribution of a random variable which may or may not be true and can be tested on the basis of sample data for the possible rejection. It is denoted by H naught. ऐसी स्टेटमेंट, वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जिसको हम लोगों ने टेस्ट करना हो सैंपल डेटा के मुतालिक, और हमारी कोशिश क्या होती है कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारी कोशिश है। सपोज अब बंदे ने आपको बात की, बंदे ने क्लेम किया कि मेरे जो फैक्ट्री के बल्ब हैं वो 180 आवर्स चलते हैं। अब आपका क्या काम है? अगर आपका क्या काम है, आपने उसकी बात को, कोशिश आपकी ये होगी कि उसकी बात जो दावा कर रहा है आपने उस दावे के अगेंस्ट चलना है, उसकी फेवर में नहीं चलना। अगर आप उसकी फेवर में चल रहे हैं फिर तो आप उसकी बात को मान रहे हैं, फिर तो टेस्टिंग का कोई फायदा ही ना हुआ। टेस्टिंग का फायदा हम लोग तब करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम तब करते हैं अगर हमने जो बंदे का जो दावा होता है, जो उसकी स्टेटमेंट होती है, उसके हमें अगेंस्ट चलना होगा। तो नल हाइपोथेसिस उन स्टेटमेंट पे बेस करती है जो कि बंदे का दावा होता है, कोई उसका क्लेम है, कोई उसकी एजम्पशन है, हमने इस एजम्पशन को रॉन्ग साबित करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग साबित हो, वो और बात है कि डेटा उसको क्या कहते हैं, ट्रू साबित करे या रॉन्ग साबित करे। हमारा काम उस स्टेटमेंट की अगेंस्ट चलना है। वो और बात है कि डेटा जो है या वैल्यूज जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। क्लियर हो गया? इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉट से। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अ न्यू ड्रग द नल हाइपोथेसिस माइट बी दैट न्यू ड्रग इज नो बेटर देन द करंट ड्रग, देन वी डिनोट दैट एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। याद रखें, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि न्यू ड्रग और जो करंट ड्रग है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो क्या होगा? म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। याद रखें, जो नल हाइपोथेसिस है इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें इक्वल टू आएगा या लेस देन और इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। इसको हम लोग, इक्वलिटी का निशान लाजमी इनमें होगा, या लेस देन या ग्रेटर देन, इक्वल टू आएगा या लेस देन और इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। इक्वलिटी का निशान मस्ट इसमें होगा। इसमें कभी भी नॉट इक्वल टू, सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन कभी भी नल में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। आप देखिए इसके स्टेटमेंट के आपने उलट चलना है, अगेंस्ट चलना है। नाम से जाहिर है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज टेस्टेड इन द सिचुएशन when the given data is failed to support H naught। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम कब एक्सेप्ट करते हैं? जब आपका डेटा, आपका जो स्टेटमेंट है वो नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करे। इट इज डिनोटेड बाय H1, उसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं या HA से करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द आवर नल हाइपोथेसिस इज H naught म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो हमारे पास अल्टरनेट क्या हो सकता है? या नॉट इक्वल टू होगा या
लेस देन होगा या आपके पास ग्रेटर देन होगा। याद रखें कभी भी इसमें इक्विलिटी का एग्जैक्टली इक्विलिटी नहीं आएगी, ये इक्विलिटी नहीं आएगी, ये इक्विलिटी नहीं आएगी इसमें। नल की स्टेटमेंट अल्टरनेट में नहीं आ सकती, अल्टरनेट की स्टेटमेंट नल में नहीं आ सकती है आपके पास। ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में बहरहाल मैं आपको नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना के दूंगा, आपको कुछ इसमें क्या कहते नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। क्लियर। बहरहाल ये आप ध्यान में रखें, जो नल हाइपोथेसिस होगा उसमें इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का निशान आएंगे, और अल्टरनेट में इससे लेस देन या ग्रेटर देन। अगर सपोज आपके पास नल में है एच नॉट इक्वल टू होगा, तो अल्टरनेट में नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है। एच नॉट में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो इसका अल्टरनेट में क्या होगा, इसके अगेंस्ट चढ़ेंगे जस्ट लेस देन, इक्वलिटी नहीं आएगी। अगर एच नॉट में आपके पास आता है लेस देन और इक्वल टू आता है, तो अल्टरनेट में आपके पास एग्जैक्टली ग्रेटर देन आएगा। ये आपने याद रखना है। क्लियर। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। इट इज कॉल्ड इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, simple and composite hypothesis. The statistical hypothesis is simple when it completely specifies the parameter of all the given parameters of the distribution. is known as simple hypothesis. Simple hypothesis वो होता है जो कि एक डेटा की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन या तमाम पैरामीटर्स को कंप्लीटली फॉलो करता है, उसके अगेंस्ट नहीं चलता। इट इज कॉल्ड अ सिंपल hypothesis. On the other hand, if the null hypothesis is formulated in such a way that it assigns a range or a group of the numerical values to a parameter, then it is called a composite hypothesis. अगर वो completely specify नहीं करता, एक रेंज को स्पेसिफाई करता है, तो उसको हम लोग कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 100, एग्जैक्टली उसने क्या कह दिया है कि 100 है, ये सिंपल हाइपोथेसिस है। अब देखिए ग्रेटर देन 100 है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, 100 से ग्रेटर कितना हो, 200 तक जाए, 300 तक जाए, तो इसकी कोई खास लिमिट नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं आपके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये क्या चीज है, देखें जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो। तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप 100% श्योर होते हैं कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। ठीक है। तो जो अगर आपने थोड़ा सा एरर का मार्जिन रखा हुआ है कि ठीक है मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर तो कर रहा हूं, तो मे बी ऐसा ना हो कि मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए और अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाए। तो ये जो मार्जिन, ये जो अपने एरर का मार्जिन रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है। ये वो मैक्सिमम चांस होता है जिसमें आप रिस्क लेते हैं कि मे बी आपका जो ट्रू हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट हो जाए। क्लियर हो गया। तो देखिए, the maximum probability in which an investigator take a risk of rejecting the true hypothesis H0 on the basis of a sample data is called a level of significance. वो maximum probability, maximum risk है जिसमें जो होता है इन्वेस्टिगेटर रिस्क लेता है कि मे बी उसका ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए सैम्पल डेटा के मुतालिक, उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर। बेशक इसको अपना लिखें, इसको अपना लिखें, ये लेवल सिग्निफिकेंस अल्फा, बस लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक बेशक आप इसको ना लिखें। ठीक है। ये कहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है ये आपका 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहता है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 5%,
then it means that we repeat the process 100 times, only 5 times we may get different result and 95 times the same result may be expected. इसका मतलब क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 5% का मतलब कि ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर अल्फा की अगर 5% है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक प्रोसेस को 100 अगर 100 सैंपल्स हों तो 100 में से जो 95 सैंपल्स हैं वो आपके पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे और 5 सैंपल्स ऐसे हों कि मे बी वो सपोर्ट ना कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब जब आपके पास डेटा है, आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके पास एवरेजेस आ गए, कोई फार्मूले आ गए, कोई जो कंडीशन आ गए, तो उसको आपने किसी फार्मूले में तो डालना है। किसी ख़ास फार्मूले में डाल के आपने उसका रिज़ल्ट निकालना है। तो जिस फार्मूले में आप उसको डालेंगे उसको हम कहते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है? कहता है a sample statistic which provide a base for testing a null hypothesis is called a test statistic. Every test statistic is a probability sampling distribution. It is to be noted that test statistic does not prove the hypothesis to be correct, but it furnishes an evidence to against hypothesis. टेस्ट स्टेटिस्टिक आपको ये नहीं बताता कि आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है या रॉन्ग है, ये जस्ट आपको एक वैल्यू देता है। उस वैल्यू को आपने कंपेयर करना होता है एक खास टेबल वैल्यू के साथ। वो हम आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो आपके पास जी है, टी है एंड काई स्क्वायर एंड एफ है। आपके कोर्स में सिर्फ टी और काई स्क्वायर है, ये दो आपके कोर्स में ज्यादा है। क्लियर? जी और एफ आपके कोर्स में नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ इन दो के मुतालिक पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या है? The set of values which are not consistent with the set of values of null hypothesis H naught and lead to reject it, this set of value is called a critical region. These values are generally occurred in the one tail of a sampling distribution. वो values critical region हमारे पास एक रीजन होता है जिसमें अगर आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू लाई कर जाए तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। जब आपकी वैल्यू उसको सपोर्ट नहीं करती, डेटा के साथ कंसिस्टेंट नहीं होती, तो यहाँ तक कि वो उसको रिजेक्ट कर दें, इसको हम लोग क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ये देखें, ये कर्व है, ये एक अगर नॉर्मल कर्व है, देखें ये देखिए, ये एक नॉर्मल कर्व है, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा और ये आपका क्रिटिकल रीजन होगा। इसको हम क्रिटिकल रीजन एक साइड पे होगी। ठीक है, अगर आपके टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू इस वैल्यू में लाई करे, इस वैल्यू में आ जाए, तो मीन्स आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका एक्सेप्ट होगा। क्लियर हो गया? इट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल रीजन। ये हम लोग टेबल से कैलकुलेट करेंगे, टेबल से देख के इसकी वैल्यू को हम लोग डिसाइड करेंगे। क्लियर? ओके। क्रिटिकल रीजन आपका बेस करता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, acceptance region, the set of values which are consistent with the set of values of null hypothesis and lead to accept it. These values of the values are called acceptance region. These values occur in the middle of the sampling distribution. ये values हमेशा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मिडल में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये क्रिटिकल रीजन है तो ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये देखें मिडल में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हो गया? ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। A test of hypothesis for which the critical region occur only on the one tail of the sampling distribution, then it is whether in right or left tail, then it is called a one tail test. For example, h naught mu is equal to अगर mu naught है तो अगर h1 आपके पास ग्रेटर देन है, ये भी वन टेल टेस्ट है। अगर लेस देन आता है, ये भी आपका वन टेल टेस्ट है। जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का निशान हो, ये वन टेल टेस्ट के क्वेश्चन है। On the other hand, if the critical region occur in both tail of the sampling distribution, each with size alpha by 2, then it is called a two tail test. Two tail test में याद रखिए हमेशा not equal to का निशान होगा। null alternate not equal to, जहां भी not equal to आ जाए तो मीन्स ये टू टेल टेस्ट का केस है। अगर जस्ट ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, तो ये आपका वन टेल का केस है। क्लियर हो गया? ये देखें, The null hypothesis will decide whether we have to use one tail test or two tail. आपको null hypothesis
आपको बताएगा कि आपने वन टेल टेस्ट यूज़ करना है या टू टेल टेस्ट यूज़ करना है। अगर आपके पास क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो ये आपका वन वन टेल टेस्ट है और वन में लेफ्ट टेल टेस्ट है। अगर आपका क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बन रहा है तो ये आपका वन टेल टेस्ट है और वन टेल टेस्ट में राइट टेल टेस्ट है। लेकिन अगर आपके क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे बन रहे हैं तो ये आपके टू टेल टेस्ट हो जाएंगे आपके पास। क्लियर हो गया? अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर करेंगे तो उसमें हमारे 6 किस्म के स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है आपका हाइपोथेसिस का, कि आपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को लिखना होता है। क्लियर? सेकंड स्टेप है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना है कि 1% है, 2% है, कितना है या 5% है। अदरवाइज अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन ना हो आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। टेस्ट स्टेटिस्टिक, जो गिवन डेटा है, गिवन इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पे हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है वो हमने डिसाइड करना है। फोर्थ स्टेप पे हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है, टेबल से वैल्यू देखनी है। और 5 स्टेप पे कैलकुलेशन करनी है और 6 स्टेप पे हमने रिजल्ट एंड कंक्लूजन लिखना है। ये 6 स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग जो टी टेस्ट है इसकी हम लोग थोड़ी सी एग्जाम्पशन पढ़ लेंगे कि कब यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।